हेलो गाइस, जैसा कि हमें पता है कि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो एग्ज़ाम्स के एनालिसिस के बेस पे हमने जीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की क्लास स्टार्ट कर रखी है। ये हमारी क्लास नंबर 3 है। जो गाइस आपके आने वाले शिफ्टों के लिए जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें जो भी जीके क्वेश्चन आएंगे वो आपको इस क्लास में देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्लास देखनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और गाइस मैं इसके साथ कुछ फैक्ट्स भी बताता हूँ, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान करना, क्योंकि उस फैक्ट्स में से भी जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके शिफ्टों में देखने को मिलेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है? तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी मालदीव्स, ऑप्शन सी जो है ईरान, ऑप्शन डी रशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदीव्स। अब देख लेते हैं हम इसका कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स। जैसे हम मैप देख लेते हैं, तो मैप में इसके नेबरन कंट्री देख लेते हैं इंडिया के कौन कौन से हैं। जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, और पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, और जो इधर कौन सा है, ये रहा हमारा मालदीव्स, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे श्रीलंका है। तो गाइस ये हमारे नेबरन कंट्री हो गए। और कुछ इसके बारे में जो है, इनके बीच में जो लाइन्स है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन है। और जो भारत और चाइना के बीच में कौन सी है? मैकमोहन लाइन है। और जो किलोमीटर देख लेते हैं, जैसे अफ़गानिस्तान जो है भारत के साथ सबसे कम सीमा बनाता है 106 किलोमीटर की, और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बनाता है जो कि है 4096 किलोमीटर की। और जो पाकिस्तान है वो बनाता है यहाँ पे 3323 किलोमीटर की। तो और चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और थोड़े से कुछ और फैक्ट्स भी देख लेते हैं इसके अंदर। जैसे कि जो मालदीव्स है वो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जो इसके अंदर ऑप्शंस है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे रूस जो है, तो रूस के साथ कितने 14 कंट्री शेयर करती है अपनी लाइंस। और ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया किसके साथ बनाती है? न्यूजीलैंड के साथ बनाती है। और न्यूजीलैंड को जो है तस्मान सागर अलग करता है ऑस्ट्रेलिया से। और जो ईरान है वो 13 देशों के साथ क्या है, बाउंड्री बनाता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है मालगुडी डेज, ऑप्शन बी थिंक लाइक ए मॉन्क, ऑप्शन सी द वाइट टाइगर, ऑप्शन डी द शेडो लाइन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालगुडी डेज। थोड़े थोड़े से इसके पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो इनकी पहली उपन्यास थी स्वामी एंड फ्रेंड्स, वो आई थी 1935 में। और अदर बुक्स भी हैं, जैसे कौन सी और है, द महात्मा गांधी, द गाइड, द रामायणा, वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये इनकी कुछ और पुस्तक्स भी हैं। और जो 1964 में इनको पद्म भूषण मिला था, 2000 में पद्म विभूषण मिला था, और 1960 में इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। और जो बुक है जैसे द वाइट टाइगर, ये किसने लिखी है? ये लिखी है अरविंद अडिंगा ने, 2008 में लिखी थी। और जो बुक है ये द शैडो लाइन्स, ये किसने लिखी है? ये लिखी है अमिताभ घोष ने। और थिंक लाइक ए मॉन्क, ये किसने लिखी है? जय शेट्टी ने। ये तो इतनी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, बाकी ये 3 आप ध्यान करके रखना। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? ऑप्शन ए है मिश्रित कृषि, ऑप्शन बी रोपण कृषि, ऑप्शन सी भूमध्यसागरीय कृषि, या ऑप्शन डी स्थानांतरण कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोपण कृषि। तो रोपण कृषि जो है वो कहाँ पे की जाती है? जहाँ पे एक ही फसल लगानी हो, और ये चौड़े क्षेत्र में करी जाती है, जहाँ पे पूरा एक लंबा चौड़ा बागान हो। तो ये कुछ जैसे इसका एग्जांपल होता है, चाय हो गया, काजू, रबड़, केला, कपास, ये इन सब की खेती जो है रोपण कृषि के द्वारा ही की जाती है। और मिक्स्ड फार्मिंग किसको बोलते हैं? जो मिश्रित कृषि है उसके अंदर क्या होता है, एक ही खेत होता है
और उसमें फसल भी उगाई जाती है, साथ साथ में पशुपालन भी उसी में करते हैं। जैसे एक ही उसके अंदर हमने गेहूँ उगा लिया और बाद में उसमें क्या है भैंस मुर्गी वगैरह उसी में पालन कर ली, तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा मिक्स्ड कृषि का। और भूमध्य सागरीय कृषि जो होती है इसके अंदर कुछ एग्जांपल हैं, जैसे जैतून, अंगूर और जो ये खट्टे फल वगैरह, ये भूमध्य सागरीय कृषि वगैरह से उगाए जाते हैं। और जो है स्थानांतरण कृषि, स्थानांतरण कृषि का मतलब ये है, झूम खेती भी बोलते हैं इसको। आप जैसे कुछ पेड़ों को जलाकर काट कर उसके बाद उसके पुराने तरीके से जो है जुताई की जाती है, भूमि के उर्वरक वगैरह बनाए जाते हैं उसको, और फिर वहाँ पे की जाती है। ये मोस्टली जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम जगह जैसी जगहों पे किया जाता है मोस्टली। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और समूहों की कुल संख्या कितनी है। तो ऑप्शन ए है आवर्त 7 समूह 9, आवर्त 9 समूह 7, आवर्त 18 या समूह 7, या आवर्त 7 और समूह 18। तो इसके अंदर जो है ग्रुप और पीरियड पूछा गया है। तो ग्रुप कितने होते हैं, ग्रुप होते हैं 18 और पीरियड जो होते हैं वो होते हैं 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो किसने दी थी, वो दी थी हेनरी मोजले ने, और ये जो है ये एटॉमिक मास पे बेस्ड थी। तो आगे हम देख लेते हैं इसका थोड़ा सा बहुत। जैसे ये जो है एटॉमिक, ये पीरियोडिक टेबल है, और इसके अंदर देखिए ये जो है ये एटॉमिक नंबर होता है ऊपर वाला, और ये जो है साथ में ये होता है एटॉमिक मास। और ये देखिए यहाँ से आपको 30 तक जो है पूरे याद होने चाहिए। जैसे 1 नंबर हाइड्रोजन पे है और 30 नंबर क्या है, जिंक पे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे होना चाहिए आपको जो है यूरेनियम याद होना चाहिए 92, थोरियम 90, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, गोल्ड 79। तो ये जो है ये आपको याद होने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लूटोनियम 78। और ये जो है ये नोवल गैस सीरीज़ है 18 नंबर, तो ग्रुप 18 जो है। और फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है श्री हरि मंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है। तो श्री हरि मंदिर साहिब किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं स्वर्ण मंदिर को। तो ये कहाँ पे है, ये है अमृतसर में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो स्वर्ण मंदिर जो है ये सिखों का एक पवित्र स्थल है, और जो ये है ये किन्होंने बनवाया था, ये बनवाया था गुरु रामदास के द्वारा बनवाया गया था 1604 में। तो इसके अंदर एक और ऑप्शन है, जैसे कि ऑप्शन सी है कपूरथला। तो कपूरथला में क्या है, कपूरथला में है रेल कोच फैक्ट्री। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से किसे उसके भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है सुखबीर सिंह, ऑप्शन बी अरिजीत सिंह, ऑप्शन सी शान, या ऑप्शन डी दिलजीत दोसांझ। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा सुखबीर सिंह। तो भांगड़ा संगीत जो है ये कहाँ का है, ये पंजाब का नृत्य है, और आमतौर पर ये जो है वैसाखी पे करते हैं, और इसको जो है पुरुष परफॉर्म करते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म को बीज में मौजूद बीज पत्रों की संख्या के आधार पर समूहों में विभाजित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, या ऑप्शन डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। जो एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म जो होते हैं जिसके ऊपर जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मोनोकॉट और डाइकॉट। और मोनोकॉट के जो उदाहरण है जैसे लहसुन, प्याज, गेहूँ, और डाइकोट के उदाहरण है जैसे चना, मटर, सेम। डाइकोट का मतलब है कि उसके बीज जो हैं 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएं, और मोनोकोट का मतलब है सिंगल बीज।
और एंजियोस्पर्म जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, कवरिंग होती है, जो जिनके जिनके बीजों पे कवरिंग हो, और जिनके बीजों पे कवरिंग नहीं होते उसे क्या बोलते हैं, हम जेनियोस्पर्म बोलते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप किस वर्ष में जीता था? तो ऑप्शन ए है 1992, ऑप्शन बी है 2011, और ऑप्शन सी है 2007, या ऑप्शन डी 1983। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1983। तो जो 1983 है वो कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। 25 जून 1983, 9 जून से 25 जून 1983 तक ये आयोजित किया गया था। 8 देशों ने इसमें भाग लिया था। और जो सेकंड टाइम 2 बार जीती है अब तक अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप इंडिया, तो सेकंड टाइम जो जीती थी वो कब जीती थी? 2011 में। और 2024 में क्या जीती है इंडिया? T20 वर्ल्ड कप जीता है। और जो इससे पहले कब जीता था इंडिया T20 वर्ल्ड कप? 2007 में। और ICC T20 वुमेन वर्ल्ड कप भी चल रहा है, जो कि अभी दुबई में हो रहा है, शारजाह में, 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। तो ऑप्शन जो है 9, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को क्या कहते थे? तो ऑप्शन ए है घरी, ऑप्शन बी चराई, या ऑप्शन सी इक्ता, या ऑप्शन डी जबत या जबती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जबत। तो अकबर के शासनकाल के 15वें वर्ष लगभग 1570 से 71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नींव प्रणाली रखी, जिसका नाम क्या था? जब्ती था। और जो इसके अंदर राजस्व अधिकारी द्वारा जो लिखे गए पत्र को क्या कहा जाता था? पट्टा कहा जाता था इसके अंदर। और अब और देख लेते हैं अकबर के जो कुछ काम किए थे अकबर ने, वो देख लेते हैं हम, जो वो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। अकबर के कुछ काम हैं, जैसे गुलाम प्रथा का अंत किया उन्होंने 1562 में, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया 1563 में, और जजिया का समाप्त किया उसने 1564 में, फतेहपुर सीकरी बनाया 1571 में, इबादत खाना की स्थापना की उसने 1575 में, इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया 1578 में, और दीन इलाही की स्थापना करी उसने 1582 में, और इलाही संवत की स्थापना करी 1583 में, राजधानी लाहौर स्थानांतरित कब करी उसने? 1585 में। और जैसे कि अबुल फजल है, आईन अकबरी और जो अकबरनामा, इनकी रचना है अबुल फजल की। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत सरकार की प्रमुख योजना उजाला ने जनवरी 2022 में 7 वर्ष पूरे किए। इस योजना के तहत बिजली मंत्रालय ने डैश वितरित किए थे। तो ऑप्शन ए है LED बल्ब, ऑप्शन बी फ्लोरोसेंट लैंप, या ऑप्शन सी एयर कंडीशनर, या ऑप्शन डी बिजली के पंखे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए LED बल्ब। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लेगरा रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन ए है विटामिन B5, ऑप्शन बी जो है विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B3, ऑप्शन डी है विटामिन B1। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विटामिन B3। तो जो विटामिन B3 होता है उसका दूसरा नाम क्या है? नियासिन। तो इसकी कमी से क्या हो जाता है? प्लेगरा रोग हो जाता है। और इसके लक्षण क्या है? इसमें सूजन आ जाती है, या तो पचने में जो है गड़बड़ी हो जाती है। और ये मोस्टली वहाँ पे होता है जहाँ पे मक्का जो है प्रमुख आहार हो। और इसका अदर नेम क्या होता है बीमारी का? 4D सिंड्रोम भी कहते हैं इसको। अब देख लेते हैं कुछ और विटामिन, जैसे विटामिन ए होता है, उसका केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। और इससे बीमारी क्या हो जाती है इसकी कमी से? नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन B1 क्या होता है? थायमिन। और इससे क्या बीमारी हो जाती है इसकी कमी से? बेरी बेरी। विटामिन B2 क्या होता है? राइबो
फ्लोमीन, और इसकी कमी से क्या हो जाता है, बैड स्किन हो जाता है। और ऑप्शन जो B12 है उसको क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामीन, और इससे क्या हो जाता है, इसकी कमी से अनीमिया हो जाता है। और विटामिन सी का क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से होता है स्कर्वी, और जो मसूड़ों वगैरह में खून वगैरह आने लगता है। और ऑप्शन जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी का नाम क्या होता है, कैल्सीफेरोल, और इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से हो जाता है रैकेट्स। और जो विटामिन के होता है उसकी कमी से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग बनने में दिक्कत होती है, और एक्सेसिव ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है। और कुछ जो मिनरल्स होते हैं उसकी कमी से क्या हो जाता है वो देख लीजिए, जैसे कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है, कैल्शियम की कमी से होता है बोन्स जो हैं कमज़ोर हो जाते हैं, और एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। फोस्फोरस की कमी से क्या हो जाता है, फोस्फोरस की कमी से जो है टिथ जो है, जो हमारे दांत हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, और बोन्स भी कमज़ोर हो जाते हैं। आयरन की कमी से क्या होता है, आयरन कमी से खून की कमी हो जाती है, जिससे अनीमिया हो जाता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से होता है गॉइटर रोग हो जाता है, जो घेंगा रोग होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, भारत के संविधान के सर्वोच्च न्यायालय को कुछ याचिकाएं यानी रिट्स जारी करने की शक्ति दी गई है। संविधान में इन रिट्स के कितने प्रकार वर्णित हैं, तो ऑप्शन ए है 5 प्रकार की रिट्स होती हैं, ऑप्शन बी 4 प्रकार की रिट्स होती हैं, या ऑप्शन सी 6 प्रकार की रिट्स होती है, या ऑप्शन डी 2 प्रकार की रिट्स होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको आर्टिकल 32 के तहत, एवं जो हाई कोर्ट है उसको आर्टिकल 226 के तहत जो है रिट जारी करने की पावर है। और आर्टिकल 32 के क्लॉज 2 में जो है रिट की चर्चा की गई है, और ये कितने 5 प्रकार की होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस ब्रिटिश वायसराय ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। तो इसका ऑप्शन ए है लॉर्ड लेटन, ऑप्शन बी जो है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, या ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। तो और इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में क्या हुआ, इनका कार्यकाल कब था, 1899 से 1905 तक। और इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, जैसे बंगाल विभाजन की डेट क्या थी, बंगाल विभाजन की जो डेट थी वो थी हमारी 5 अक्टूबर 1905 को। और जो विभाजन था वो 3.1 करोड़ आबादी का हो रहा था उस टाइम, जो कि 3:2 के अनुपात में हिंदू और मुस्लिम रहित थे, और पूर्वी बंगाल और असम के एक नए प्रांत की घोषणा की गई थी। और क्या हुआ था इनके कार्यकाल में, 1904 में जो है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम आया था। और जो कि और क्या है, लॉर्ड लेटन 1876 से लेके 1880 इनका कार्यकाल है। और इनके कार्यकाल में क्या हुआ था, 1876 में जो है रॉयल टाइटल अधिनियम आया था, और महारानी विक्टोरिया द्वारा क्या है भारत की सम्राज्ञी की उपाधि धारण की थी, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, और 1878 में सशस्त्र अधिनियम आया था। और जो है अफगान युद्ध हुआ था 1878 से 1880 में, और 1878 में जो है प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति हुई थी। तो अब देख लेते हैं हम लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल के बाद कब में क्या हुआ था, जो इनका कार्यकाल था 1910 से लेके 1916 तक था। और इनके कार्यकाल में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था, और शाही जो राजधानी है उसको दिल्ली ट्रांसफ़र किया गया था 1911 में। और 1915 में क्या हुआ था, 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। और देख लेते हैं लॉर्ड इरविन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्य हुए, जो कि 1926 से लेकर 1931 तक था। और इनके कार्यकाल में क्या हुआ, इनके कार्यकाल में साइमन कमीशन आया था, जो कि 1928 में आया था, और उसका बहिष्कार किया गया, जिसके चलते लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और जो उसके बाद क्या हुआ, इनमें नेहरू रिपोर्ट आई थी
और दिवाली की घोषणा हुई थी, और लाहौर अधिनियम आया था 1929, और सिवानी अवज्ञा आंदोलन या डांडी मार्च जो कि 1930 में हुआ था, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, और गांधी इरविन समझौता 1931 में। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? यदि भारत में किसी करदाता की वार्षिक कर योग्य आय 15 लाख से अधिक है तो उस पर कौन सा टैक्स स्लैब लागू होगा? तो ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 20% या ऑप्शन डी 10%। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए 30%। तो जो टैक्स स्लैब है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि जीरो से अगर 3 लाख के आपकी इनकम है सालाना तो आपको 0% टैक्स देना है। अगर 3 से 7 लाख आपकी सालाना आय है तो आपको 5% टैक्स देना है। और अगर 7 से आपकी 10 लाख के अंडर है सालाना तो आपको 10%। 10 लाख से 12 लाख है तो आपको 15%। 12 से 15 लाख है तो 20%। और 15 लाख से ऊपर है आपकी तो 30% आपको देना पड़ेगा टैक्स। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? दक्कन महोत्सव 5 दिनों तक आयोजित किए जाने वाला एक महोत्सव है जो दक्कन की संस्कृति को प्रतिबंधित करता है। ये महोत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के और भी कुछ त्यौहार हैं वो हम देख लेते हैं तो और त्यौहार क्या है आंध्र प्रदेश के जो मनाए जाते हैं? जैसे ब्रह्मोत्सव और भीष्म एकादशी और पोंगल या मकर संक्रांति और त्यागराजा महोत्सव। और कुछ और देखें जैसे केरल के क्या है, केरल में क्या क्या बनता है? ओनम, बिशु और पूरम। और एमपी में क्या क्या बनता है? लोकरंग महोत्सव, खुजराहो नृत्य और दिवाली। और महाराष्ट्र का क्या क्या इंपॉर्टेंट है? जैसे गणेश चतुर्थी, नाग पंचमी और गुड़ी पाड़वा। और कर्नाटक का क्या क्या इंपॉर्टेंट है? कर्नाटक का इंपॉर्टेंट है उगादी, मैसूर दशहरा और मकर संक्रांति। और यूपी का क्या क्या इंपॉर्टेंट है? जैसे नवरात्रि, रामनवमी, महोत्सव, कंस का मेला और श्रवण महोत्सव, रामलीला और गंगा महोत्सव। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 60 मिनट, ऑप्शन बी 90 मिनट, ऑप्शन सी 70 मिनट या ऑप्शन डी 80 मिनट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 90 मिनट। तो 11-11 खिलाड़ी होते हैं इसकी एक टीम में और 45-45 मिनट के 2 सेशन होते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? मशरूम चट्टानों का निर्माण डैश के कारण होता है? ऑप्शन ए हिमनदों के निक्षेपण से, ऑप्शन बी बहते जल के अपरदन से या ऑप्शन सी समुद्री लहरों के निक्षेपण से या ऑप्शन डी हवा के अपरदन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हवा के अपरदन से। तो कुछ और इसके साथ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे इसको जो मशरूम चट्टान या इसको क्या कहते हैं रॉक पेडेस्टल भी बोलते हैं। और ये क्या है? हवा और जल के कटाव के कारण बनता है। और ये मोस्टली कहाँ होता है? मोस्टली ये होता है रेगिस्तानी स्थानों में। और तो गाइस अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्न में से किसे भारत के सभ्यता या इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए मध्य पाषाण युग, ऑप्शन बी नव पाषाण युग, ऑप्शन सी पूरा पाषाण युग या ऑप्शन डी अनुपूरा पाषाण युग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नव पाषाण युग। तो जो पूरा पाषाण काल है उसका काल कब तक है? 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का कब से कब तक है? 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। नव पाषाण काल का कब से कब तक है? 6,000 से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत में ब्रह्मपुत्रा नदी निम्न में से किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ऑप्शन ए है
अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी असम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो इसका उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसकी उत्पत्ति होती है मानसरोवर झील के पास, कैलाश पर्वत के चेमयुंगुडू चेमयुंग चेमायुंग चेमायुंग ग्लेशियर से होती है, चेमायुंग ग्लेशियर से होती है। और ये अरुणाचल प्रदेश के सदिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? दिबांग, लोहित, सियोंग, तीस्ता और धनसिरी। और जो अब चलते हैं हम आगे, और ये जो है असम में मांजुली द्वीप बनाती है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो फर्स्ट पर जो है यूपी आता है, जिसमें 16.5% भारत की जनसंख्या रहती थी और 2011 के अनुसार। और सेकंड पर महाराष्ट्र, जिसके अंदर 9.28%। ऑप्शन 3 पर बिहार, ऑप्शन 4 पर वेस्ट बंगाल और ऑप्शन 7 पर तमिलनाडु आता था, जिसके अंदर 5.96%। और ऑप्शन 16 पर आता है छत्तीसगढ़, जिसके अंदर 2.09%। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था? तो ऑप्शन ए है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा या ऑप्शन सी उपाधियों का उन्मूलन या ऑप्शन डी संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण। तो जो 44वां संविधान संशोधन है 1978 में किया गया था और इसके तहत जो है लोकसभा तथा राज्यसभा के वास्तविक कार्यकाल को पुनः स्थापित कर दिया गया था और राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति के जगह पे क्या सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था। और मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और इसको आर्टिकल 300A में रख दिया गया था। और आर्टिकल 20 और 21 को जो है फंडामेंटल राइट जो है वो आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जाएगा, ये भी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही दिया गया था। और ऑप्शन ए जो है शिक्षा का अधिकार, इसको जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 21A में जोड़ा गया है। और ऑप्शन सी जो है उपाधियों का उन्मूलन, ये आर्टिकल 18 में आता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 का है, सैयद अहमद खान ने 1875 में डैश में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन ए है अलीगढ़, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लाहौर या ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अलीगढ़। तो जो कि 1875 में अलीगढ़ में ओपन किया गया था और 1920 में इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना दिया गया। और दिल्ली जो है 1911 में जो है देश की राजधानी बनी थी कोलकाता की जगह। और जो दिल्ली है उसको क्या बोला जाता है? रीलियों का शहर कहा जाता है। और जो कोलकाता है उसको क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ जॉय। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, डैश एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है जो खूंखार मार्शल मूव्स के माध्यम से उड़ीसा की लोकप्रिय पौराणिक कथाओं की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए है डांडा यात्रा या दंड यात्रा, और ऑप्शन बी झूमर या ऑप्शन सी पाइका या ऑप्शन डी छऊ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी छऊ। छऊ डांस जो है, तो छऊ डांस कहाँ का है? छऊ डांस है उड़ीसा का।
और इसका जिक्र जो है महाभारत और रामायण में भी है। और देख लेते हैं, जैसे झूमर, झूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। और डांडा जात्रा कहाँ का है? डांडा जात्रा जो है ये कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। और पाइका कहाँ का है? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तीनों जगह पे किया जाता है पाइका। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, मार्च 2022 में भगवंत मान डैश के मुख्यमंत्री बने? तो ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पंजाब। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते हैं आम आदमी पार्टी से। 25 की ओर, और जो ये क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा जो है किस शास्त्रीय नृत्य शैली से प्रसिद्ध हैं, के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी कथक या ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी, ऑप्शन ए। और इसके अदर कुछ और भी हैं, अदर डांसर्स हैं जो इसमें फेमस है, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी। और जो कथकली है वो केरल से है। और मोहिनीअट्टम जो है ये भी केरल से है। मोहिनीअट्टम जो है ओनली गर्ल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और कथकली जो है वो ओनली बॉयज़ के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और कथक जो है यूपी से है। तो गाइज़, आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर करें अपने ग्रुप में। थैंक यू गाइज़।